और लास्ट जो पॉइंट मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मैंने नेट के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स या वीडियोस देखी, डिटेल देखी एक्वेरियम चिलर पे, ये हेलिया के HC सीरीज है और एक्टिव एक्वा इसकी HC सीरीज है 300 लीटर के लिए, 400 या 500 लीटर के लिए। उनकी जितनी भी आप पिक्चर्स देखेंगे उनमें किसी में भी कंप्रेसर के ऊपर फैन नहीं लगा हुआ, जैसे मैंने ये लगाया हुआ स्मॉल फैन 12 वोल्ट का। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने अगर फैन नहीं लगाया हुआ कंपनी ने तो मुझे क्यों लगाना पड़ रहा है। तो उस पर जब मैंने डिटेल डिस्कशन की एसी फंड से तो मुझे फिर कंफर्म हुआ कि प्रॉब्लम मेरे डिजाइन में है। अगर हम यहां पे देखें, उन सिस्टम्स में यहां पे कंडेंसर लगा हुआ है, फिर कंडेंसर का फैन लगा हुआ है और इस जगह पे कंप्रेसर लगा हुआ है। फिर मैंने जितने भी डिफ्यूजर चेक किए उनमें भी ऐसे ही है कि कंडेंसर बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, उसके पीछे उसके फैन होगा कंडेंसर का, और कंप्रेसर इस जगह होगा। उसकी वजह फिर ये है, और कंप्रेसर यहां पे होगा। फिर जब फैन एयर यहां से सेक्शन करेगा दिस साइड से, तो एयर कंप्रेसर को लग के आएगी और फिर कंडेंसर में से गुजरेगी, तो एयर का फ्लो रहेगा कंप्रेसर के ऊपर, उस वजह से वो कंप्रेसर कूल रहता है। अब मेरे इस ऑपरेटर कॉइल की लेंथ ज्यादा, अब मेरे पास यहाँ ऑपरेटर कॉइल या ऑपरेटर जो बॉक्स है इसकी लेंथ ज्यादा है, इसलिए मुझे इसको यूं लगाना पड़ा, और कंप्रेसर मैंने इसके नीचे यहां पे फिट कर दिया। अब ये कंडेंसर का जो फैन है वो यहां से एयर ले रहा है और इधर आउट कर रहा है। कंप्रेसर नीचे लगा हुआ है इसलिए उसके ऊपर वो एयर इंपैक्ट नहीं डाल रही, इस वजह से मुझे इसके ऊपर फैन लगाना पड़ा। और बाकी जितने भी ऑनलाइन चिलर या डिफ्रीजर आप देखेंगे उनमें किसी में भी एक्स्ट्रा फैन नहीं लगा हुआ, क्योंकि सेम फैन कंप्रेसर के ऊपर भी एयर पास करता है और कंडेंसर से भी पास करता है। इसलिए कोई भी मेरा दोस्त अगर बनाए तो इस बात को कंसिडर करे कि इसको किस तरह सेटअप करना है। अगर मैं नेक्स्ट अब इस पे अगर कोई वर्किंग करूं, कंडेंसर को मैं नीचे लगाऊं, यहां पे फैन उसका उसके पीछे आएगा, और इस कंप्रेसर को मैं इस जगह लगाऊं ताकि ये पाथ एयर का इस तरह बने स्ट्रेट, और इस ऑपरेटर कॉइल का मैं डिजाइन इस तरह करूं कि ये इस जगह आए अप साइड पे। अब ये एज पर सिचुएशन इसको चेंज करना पड़ेगा, किस तरह करना है वो फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। या सेकंड ऑप्शन है कि कंप्रेसर के ऊपर परमानेंट फैन लगाया जाए, जैसे मैंने ये भी लगाया हुआ है 12 वोल्ट का। अस्सलाम वालेकुम, आज है 6 सितंबर 2021। एक्वेरियम चिलर के इस इशू ने प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें मुझे काफी टेंशन रही, लेकिन एट लास्ट थैंक्स गॉड प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुए हैं। प्रॉब्लम्स की मेन रीजन जो थी, जो मैंने नेट पे वीडियोस देखी इतनी ज्यादा, और फ्रेंड से भी, ऐसी फ्रेंड से डिस्कस किया, जितनों से भी डिस्कस किया, उन्होंने मुझे फ्रीजर और फ्रिज वगैरह की मोस्टली जो कैलकुलेशन है वो बताते रहे। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि फ्रिज और डिफ्रीजर वगैरह में कूलिंग पॉइंट पे जो -डिग्री में टेम्परेचर आता है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, उसकी वजह से प्रेशर भी कम होगा और करंट भी कम होगा। लेकिन मेरे इस सेटअप में फ्रीजिंग पॉइंट तो आना नहीं है, 26 डिग्री से डाउन आना ही नहीं है टेम्परेचर ने, इसलिए इसमें गैस का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। मैं जब भी गैस को फिल करता था शॉप पे 7-8 PSI पे मुझे वो रेडी करके देता था फ्रेंड, एसी फ्रेंड। मैं घर लाके इसमें जैसे ही वाटर इन करता था वो 15 और 16 PSI पे प्रेशर चला जाता था, उसकी वजह से करंट भी ज्यादा। और सेकंड ऑप्शन, कंप्रेसर में वाइब्रेशन, स्टार्ट और स्टॉप के टाइम वाइब्रेशन रहती थी कंप्रेसर में। मुझे समझ जाती थी कि क्या इशू है, मैं उसको अगर उसी तरह चलने दूं, पीक टेम्परेचर जिस टाइम नाइट टाइम में ये मैं डोर क्लोज करता था तो ये कंप्रेसर ओवरलोड होकर ट्रिप हो रहा था, और मॉर्निंग टाइम में ठीक चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं नाइट टाइम में गैस को वेंट कर रहा था, मॉर्निंग टाइम में फिर कूलिंग नहीं होती गैस वेंट करने, तो फिर मैं गैस उसमें दोबारा चार्ज कर रहा था। काफी स्ट्रगल होती रही इस चक्कर में। एट लास्ट थैंक्स गॉड एक मुझे एसी फ्रेंड मिले जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की। वो वाटर चिलर बनाते हैं, जो डिफरेंट जगहों पे कूलर वगैरह जो वाटर कूलर हैं वो। उनसे डिस्कशन के बाद ये पता चला कि मैंने 5 PSI पे गैस को रखना है शॉप में, और फिर सिस्टम को घर लाना है, उसमें पाइप कनेक्ट करने हैं 27 डिग्री का या 27.5 डिग्री का जो मेरा वाटर है टैंक का, वो इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद 10 PSI पे प्रेशर रखना है। जब मैंने 10 PSI सुना तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं तो इसको 20 PSI पे रखता रहा हूं। आप अगर लास्ट मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने 17-18 की कूलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो उन्होंने बताया कि आपने 10 PSI पे प्रेशर रखना है, मैक्सिमम 12 PSI पे ले जा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसको ज्यादा गैस रखेंगे रनिंग हालत में तो ये रनिंग तो करेगा, लेकिन जब स्टॉप होगा दोबारा स्टार्ट के टाइम पे स्टैंडिंग प्रेशर का लोड काफी ज्यादा होता है पिस्टन पे, वो पिस्टन फिर स्टार्ट कमांड नहीं लेगा, फिर ये ओवरलोड पे ट्रिप होगा, और इसी वजह से ये होता था। और वाइब्रेशन भी इसलिए करता था स्टॉप और स्टार्ट के टाइम पे, क्योंकि उसके पिस्टन पे लोड होता था काफी ज्यादा। अब मैंने इसको 10 PSI पे रखा, थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट चल रहा है ये।
कोई वाइब्रेशन नहीं है अभी इसके ऊपर। अब अगर हम करंट पैरामीटर देखें, इस टाइम करंट भी 1.5 है और प्रेशर 12 psi पे है, 11 और 12, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। लेकिन जो करंट का इशू है वो स्टिल है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, इसी वीडियो का जो स्टार्ट पार्ट है जहां मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था FR10G को, 1.5 एम्प्स के ऊपर 17 psi प्रेशर था और ये चल रहा था लोड के ऊपर। लेकिन जो इसका करंट इंक्रीज हुआ है वो स्टिल इशू वहीं पे है, क्योंकि मैंने इसको FR10 जो यूज्ड है उसके साथ कंपेयर किया है, बिल्कुल ये उसके साथ कंपेयर ठीक है, लेकिन इसका करंट तो कम था जब ये न्यू था। आई डोंट नो कि वो क्यों था कम। इवन कि अब ये जो यूज कंप्रेसर है FR10G और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, लेकिन स्टार्ट में इसका करंट कम था, इसलिए मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूं कि ये क्यों कम था। अब ये ज्यादा हो गया, इसके इक्वल तो हो गया है, लेकिन अगर ये और कम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्टार्ट की वीडियोस में आप देखेंगे कि 1.6 एम्प्स करंट के ऊपर 17-18 psi पे तक चल रहा था ये, और अभी 1.5 एम्प्स करंट है सिर्फ कंप्रेसर का, और ये 11 psi पे चल रहा है या 12 पे। तो इसका सॉल्यूशन मैंने एक निकाला है, मैंने इसके ऊपर रनिंग कैपेसिटर लगाया है, उसकी वजह से इसका करंट और कम हो रहा है। अगर मैं रनिंग कैपेसिटर को कनेक्ट करूं, अभी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ये मैंने रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया है 4.5 माइक्रोफैरेड का, और ये इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये मैं वायर अगर कनेक्ट करूं तो रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट करने से करंट कम हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। अभी हम अगर देखें 1.48 करंट है, और अगर मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूं, ये मैंने वायर कनेक्ट कर दी और अब हमारा करंट कम आ गया है 1.3 पे, और एक कैपेसिटर मैंने रिमूव किया है, ये दोबारा 1.5 पे चला गया। और टोटल करंट अगर मैं चेक करूं फैन प्लस कंप्रेसर, वो है 1.84, और अगर इस जगह पे मैं ये रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट करूं तो फिर ये देखते हैं 0.6 पे आएगा होपफुली। ये रनिंग कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया, यस 1.5 पे, और ये रनिंग कैपेसिटर रिमूव किया है 1.8। ये बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं रनिंग कैपेसिटर के साथ। इसको मैं परमानेंट जोड़ दूंगा यहाँ पे ताकि मेरा करंट कंट्रोल में रहे। ये कैपेसिटर नियर अबाउट 0.2 एम्प्स कम कर रहा है, 0.2 और 0.3। इसकी डिटेल वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, उसको मैं नेट पे अपलोड कर लूंगा, हाउ टू कनेक्ट रनिंग कैपेसिटर विद ए कंप्रेसर। उसकी डिटेल मैं वहां पे बता दूंगा, वहां से देखी जा सकती है। फिर सेकंड पॉइंट उनसे मैंने डिस्कस किया कि अब मेरा ये करंट तो ठीक है कम है, और प्रेशर भी मैंने कम कर लिया, कंप्रेसर स्टेबल हो गया, ओवरलोड भी नहीं हो रहा, वाइब्रेट भी नहीं कर रहा, लेकिन कूलिंग का फिर क्या करेंगे? कूलिंग जो नहीं हो रही उसका क्या करें? अब अगर हम यहाँ पे करंट पैरामीटर देखें, 27.4 टैंक का टेम्परेचर है, इस पे 27.4 है, रिटर्न 26.7 है, इट मीन के 0.7 डिग्री का डेल्टा बन रहा है, और इस मीटर के ऊपर 27.1 आ रहा है, और वाटर का फ्लो है 34 हर्ट्ज 255 लीटर पर आवर। तो इस पे फिर क्या करेंगे? इस पे फिर फ्रेंड ने बताया कि आप सिस्टम बड़ा करें, आप उसमें गैस इंक्रीज करके जो कूलिंग को बढ़ा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंप्रेसर नहीं चल सकेगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो ये बात मुझे वाकई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने कंप्रेसर यूज किए वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 में, मैं उनको ओवरलोड चलाता रहा, वो हमेशा स्टार्ट और स्टॉप के टाइम पे वाइब्रेट करते थे, और वाइब्रेशन के साथ साथ कंप्रेसर के चलने में भी वाइब्रेशन होती थी थोड़ी थोड़ी। जिस तरह अब ये फैन लगा हुआ है, ये हल्का हल्का ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहता था, इस तरह इसकी आवाज आती रहती थी। लेकिन आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मैंने तकरीबन 1 वीक से ये इस 10 psi पे इसके प्रेशर को रखा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी चीज में से। इट मीन्स कि कंप्रेसर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो अब मैं समरी ये निकालूंगा कि अगर मुझे इसको ज्यादा कूलिंग करनी है तो मुझे इससे बड़ा सेटअप लगाना है, FR10 से FR11 की तरफ जाना है, ना कि इसमें गैस इंक्रीज करनी है। जब मुझे फ्रेंड ने बताया कि आप सिस्टम बड़ा करें, तो मैंने पूछा कितना बड़ा। उसमें जो पॉइंट्स आए, 90 गैलन का टैंक है, इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर का इफेक्ट ऑल साइड से है, और मैं जिस एरिया में रहता हूं यहां मियां वाली सिटी है पाकिस्तान का, मियां वाली सिटी में रेन नहीं होती, 1 टाइम रेन हुई है या 2 टाइम्स मे बी इस पूरे समर में, उस वजह से समर बहुत हॉट होता है, 47-48 डिग्री के अराउंड होगा। मेरा जो ये घर है ये सिंगल स्टोरी है, इस वजह से टॉप रूफ से भी इसके ऊपर काफी हीट का इंपैक्ट आता है। मैंने टॉप फैन ऑफ किया हुआ है ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट हीट आती है और ये फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस सेटअप के ऊपर नियर अबाउट 1/2 टन, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया, मुझे दोस्त ने बताया कि जो घरों में आप एसी यूज करते हैं वो एसी लें आप,
उसका आउटडोर यूनिट लें, उसको यहां कनेक्ट करें। हाफ टन का जो एसी होगा वो आउटडोर यूनिट उसका ले लें, उसको यहां कनेक्ट करें तो वो काफी जरा बड़ा होगा और उसका लोड भी काफी होगा। करंट मैंने कहा कितना होगा कि ये 4 एम्पेयर तक उसका करंट होगा। दोस्त ने बताया कि वो वर्किंग करेगा यहां पे, क्योंकि आपको वो सिस्टम चाहिए जो डोमिनेंट हो हीट के ऊपर। यहां आप जो सिस्टम बना रहे हैं, जो मैंने सिस्टम बनाए हैं जितने भी, ये जो हैं छोटे हैं, हीट इन पे डोमिनेट, ये सिस्टम छोटे हैं और जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो डोमिनेट हो रहा है। इसीलिए जो मर्जी करें आप, ये नहीं कूल कर सकते इस वाटर को। वाटर भी ज्यादा है और ईच साइड से उसके ऊपर हीट कंपैक्ट है। या ये वाटर थोड़ा करें आप, इसको टैंक को छोटा करें, या रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो मुझे 26 चाहिए वो थोड़ा सा टारगेट मैं ऊपर करूं, 27 या 28 करूं। जिस तरह अभी मैंने सेट पॉइंट 27 का दिया हुआ है 26 की बजाय। अब ये 27 पे ट्रिप करवा देता है क्योंकि 27 से नीचे नहीं जाता। इस कंट्रोलर का नंबर है W1209। ये इसका सेंसर गुड क्वालिटी का नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद ये एरर आ जाता है इसमें टेम्परेचर का, तो मुझे इसका सेंसर चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैंने 2 लगाए हुए ताकि क्रॉस चेक होता रहे, और ये भी मुझे इसलिए लगाना पड़ा है। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का सेंसर या कंट्रोलर मिले तो वो लगाया जा सकता है एक ही। और अभी मैं आजकल ये यूज कर रहा हूं DS18B20। इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, आर्डुइनो की। ये मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ एक सर्किट छोटा सा। ये आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर है और ये टेम्परेचर आ रहा है 27.1 और 27.1। 2 सेंसर मैंने लगाए हैं, टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, और इसके ऊपर ये मिनिमम और मैक्सिमम भी आ रहा है, वाटर का फ्लो भी आ रहा है। ये 2 सेंसर ये पड़े हुए, ये जो लेंथ में बिग हैं ये वाले हैं ब्लैक कलर का, जिनका वायर आ रहा है। और जो स्मॉल सेंसर हैं वो इसके हैं, और बिग सेंसर जो हैं वो DS18B20 है। इसका मुझे रिजल्ट अच्छा लग रहा है। अभी इसको 1 मंथ नियर अबाउट हो गया है। अगर ये मुझे रिजल्ट अच्छा लगा और रिलायबिलिटी इसकी अच्छी हुई तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं आर्डुइनो कंट्रोलर और एलसीडी के साथ ये एक बोर्ड बना के उसके ऊपर ये सेंसर लगा के इसको यूज कर लूंगा और इनको रिमूव कर दूंगा। और अगर कोई दोस्त नहीं लेना चाहता आर्डुइनो कंट्रोलर और ये एलसीडी और ये कंट्रोलर बनाना मुश्किल है, उसके कोई भी बेस्ट क्वालिटी का टेम्परेचर कंट्रोलर और उसका सेंसर लेके लगा सकते हैं।